नेपोटिज्म ये शब्द आपने जरूर कई बार सुना होगा, खास तौर पे जो राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट है वो जरूर इसको सुनते हैं। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि माता पिता, परिवार के जो माता पिता होते हैं वो जिस उद्योग होते हैं, जिस धंधे में होते हैं, जिस जगह पे होते हैं, तो उनके सारे किए धरे का उपयोग करते हुए उनकी औलादे, उनके पुत्र भी उसी काम धंधे और उसी जगह पे उसी मकाम पर पहुंचते हैं। अगर माता पिता पॉलिटिशियन है, राजनीतिक व्यक्ति है, तो बेटा भी उनका सहारा लेते हुए राजनीतिक व्यक्ति नेता बन जाता है। अगर माता पिता बड़े उद्योगपति है तो बेटा भी उनके दौलत का सहारा लेते हुए वो भी एक बड़ा उद्योगपति बन जाता है। तो इसे नेपोटिज्म कहा जाता है। और नेपाल के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ था नेपो बेबी करके, यानी जो नेपाल के बड़े बड़े सरकार में बैठे हुए मंत्री थे, उनके जो बेटे थे वो विदेश की धरती पर पढ़ाई करते थे, विदेश की धरती पर अपनी पत्नियों के साथ तो कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जगह जगह खूबसूरत जगहों की तस्वीरें शेयर करते थे, उन्हें इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाला करते थे। और यही वजह था कि नेपाल के वो नौजवान जिनके अंदर विचार था, जिनके अंदर सोच थी, जो करप्शन को लेकर के आवाज उठा रहे थे, उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया। और ट्रेंड शुरू किया नेपो बेबी करके और नेपोटिज्म के खिलाफ। यानी ये जो पूरा भ्रष्टाचार का जो मामला था वो शुरू यहीं से होता है, क्योंकि नेपाल के अंदर दो तरह का नेपाल बन गया था। नेपाल था जहां भूखमरी थी, एक तो वो नेपाल था जहां रोजगार नहीं थे, एक तो वो नेपाल था कि जहां लोग गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर थे। और अगर कहीं, एक तो नेपाल में काम मिलता नहीं था, और अगर किसी बाहर देश, इंडिया या अन्य देशों पे अगर नेपाली चला भी जाता था काम लेने के लिए, तो उसे लेबर क्लास का काम मिलता था। दूसरी तरफ वो नेपाल था जो इलीट क्लास का नेपाल था, यानी नेताओं के जो लड़के थे वो लगातार इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर अपनी अय्याशियों के फोटोज, अय्याशियों के वीडियोज डाला करते थे, जिसको लेकर के लगातार ये बातें उठ रही थी कि आखिर इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, सरकार के ये लोग हिसाब क्यों नहीं देते हैं कि इतनी अय्याशी करने के लिए इनके पास पैसा आ कहां से रहा है। इसको लेकर के पूरा ट्रेंड चला हुआ था, पूरी आवाजें उठ रही थी और सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर के नौजवान पोस्ट कर रहे थे। और आज की मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के चाटुकारिता में लगी हुई थी, किस तरीके से सरकार की वाहवाही करने में लगी। वो जनता की आवाज न बन करके सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त रहती है मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि सब कुछ कमाल पैसे का होता है। जी हाँ, तो कुछ यही चल रहा था। एक बिल्डिंग देखिए, आप वीडियो में देखेंगे कि ये जल रही है बिल्डिंग, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। जानते हैं, ये नेपाल की मेन स्ट्रीम मीडिया, या यूं कह लीजिए कि नेपाल की गोदी मीडिया की बिल्डिंग है, जिसे आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने कर दिया, क्योंकि ये मीडिया लोगों की आवाज उठाने के बजाय सरकार की प्रवक्ता बनकर के काम कर रही थी। बहरहाल, इसको लेकर के ट्रेंड चल रहा था और ये लगातार आवाज उठा रहे थे। और सरकार के अंदर बैठे हुए जो मंत्री थे, उन्हें यह हजम नहीं हो रहा था कि हमारे बेटे अगर विदेश में ऐश कर रहे हैं तो उनको लेकर के हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है। हम अगर जनता का पैसा गलत तरीके से खा रहे हैं, अपने परिवार पर खर्चा कर रहे हैं, जनता, नेपाल के जनता की गाढ़ी कमाई अगर लूट खसोट कर करके अपने बेटों की जिंदगी की अय्याशियों पर उड़ा रहे हैं, तो फिर इस पर क्यों बोला जा रहा है। तो सोशल मीडिया को कैसे रोका जाए, इसको लेकर के सरकार एक प्लान करती है। और कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए और कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कि हमारे गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको कहते हुए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है। और यही सरकार की पहली गलती होती है, बैन। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और तमाम सोशल मीडिया जिनकी संख्या लगभग 26 है, उसको बैन कर दिया जाता है। अब जो नौजवान अपनी आवाज सोशल मीडिया पर कर रहे थे, बहुत सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, जिनकी रोजगार सोशल मीडिया से चल रही थी, जो सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर रहे थे, सरकार उनके रोजगार पर भी हमला कर देती है। और याद रखिए, अंग्रेज अगर भारतीयों के अर्थव्यवस्था पर, भारतीयों के अर्थ पर अगर हमला नहीं करते तो शायद देश को आजादी इतनी जल्दी नहीं मिलती। उन्होंने भारतीयों के अर्थव्यवस्था पर हमला कर दिया, पैसे कमाने की जगह पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। और यही काम नेपाल सरकार ने उन नौजवानों को, जो नौजवान आज सोशल मीडिया पर लगातार काम करता है, सोशल मीडिया का उपयोग करके वो धन भी कमाता है और अपनी बात को भी दूसरों तक पहुंचाता है, उस सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। अब सोशल मीडिया का बैन होना था कि नौजवानों को लगा कि हम दुनिया से कट गए। आज आप कल्पना करिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप
इंस्टाग्राम, ये सब कुछ अगर भारत के अंदर बंद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा कि हम इस दुनिया से किसी अन्य देश में आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। इस तरीके का फील होगा, लोगों को एहसास होगा। कुछ ऐसा ही फील हुआ नेपाल के नौजवानों को। फिर नेपाल के नौजवानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्रोटेस्ट में सीधे गोली चला दी जाती है मोदी सरकार के द्वारा। और गोली चलाई जाती है जिसमें पहला युवक उस प्रोटेस्ट में गोली लगती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसके बाद जो मीडिया की आंकड़े हैं, 19 लोग मौत के घाट धीरे धीरे उतर जाते हैं। और मौत के घाट उतरने के बाद लगभग सैकड़ों नौजवान घायल हो जाते हैं। और पुलिस इस तरीके से सीधे सीने पर गोली मारती है और नौजवान इसके बाद आग बबूला होते हैं। फिर क्या होता है, गृह मंत्री का इस्तीफा होता है। सरकार में बैठे कैबिनेट में बहुत सारे लोग इस्तीफा देते हैं, लेकिन इस्तीफा से इनका गुस्सा शांत होने वाला नहीं था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना और उसके साथ ही साथ ये जितने फैसले किए गए थे उन सारे फैसलों को खत्म करना, नई सरकार का चुनाव और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे ऐसी व्यवस्था बनाने का उनकी योजना थी। उसके बाद प्रधानमंत्री बयान देते हैं, फिर अपने किए गए फैसले को वापस लेते हैं, घायलों को की मदद की बात करते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो फिर भी नहीं मानते। लगातार घेराव करते हैं और धीरे धीरे संसद भवन पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे नेपाल का संसद धू धू कर जलना शुरू हो जाता है। नेपाल की जो प्रमुख मीडिया हाउस थी वो जलना शुरू हो जाती है। नेपाल के प्रधानमंत्री का जो घर था वो भी आग के हवाले कर दिया जाता है। नेपाल के गृह मंत्री का जो घर था वो भी आग के हवाले कर दिया जाता है। यानी जितने नेता थे वो सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। तो ये नौजवानों की ताकत थी। उन नौजवानों को ललकारा इस सरकार ने, तानाशाही के जरिए उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया, नियम और कानून का हवाला देकर जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास किया। उसके बाद नौजवान जागा और ऐसा जागा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री को अपना घर, अपनी सरकार को छोड़ के हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर भागना पड़ा। तो फिलहाल यहाँ 19 मौतें हुई। बांग्लादेश के अंदर भी आनंद फानंद सुनाई दिया कि तख्ता पलट हो गया, लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना ने अपनी तानाशाही के जरिए 1500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ सरकार 19 पर ही रुक जाती है और सरकार सीधे कहती है कि हम किसी तरीके का हिंसा नहीं चाहते, हम पीसफुल आंदोलन चाहते हैं, हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं होने वाला था और प्रदर्शनकारी, प्रधानमंत्री अपनी जान जरूर बचाकर भागे, सिर्फ जंग लड़ने के लिए, शहीद होने के लिए एक गरीब बाप का बेटा क्यों जाएगा। ये जो नेता हैं जिनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं, जिनका बेटा आते डायरेक्ट सांसद और विधायक बन जाते हैं, जिनके बेटे विदेश के अंदर ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, वो इस लड़ाई में जमीन पर क्यों नहीं उतरते। और आज देखिए उसी नेपोटिज्म के खिलाफ नौजवानों ने जब आवाज उठाई और सरकार ने एक गलती की, सोशल मीडिया को बैन कर करके, और आज सरकार को अपने ही सरकार से हाथ धोना पड़ा। और अब हम नेपाल के नौजवानों के साथ खड़े हैं, उनके प्रोटेस्ट के साथ खड़े हैं। नेपाल के आने वाले समय में बेहतर नेपाल की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।